हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एवोल्यूशन विषय के ओरिजिन ऑफ लाइफ टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और आज के चैप्टर में हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार जैव रासायनिक घटनाक्रमों के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन का उद्भव हुआ है। दिस थ्योरी इज कॉल्ड बायोपोइसिस। इसका अन्य नाम जो है बायोपोइसिस है और इसे ए ओपेरिन एवं जेबीएस हेल्डेन ने प्रस्तुत किया था। और इसको ओपेरिन नामक वैज्ञानिक ने बाद में दी ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक में पूरा डिटेल से समझाया भी था। तो एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ लाइफ रिटन बाय ओपेरिन, ये इम्पोर्टेंट है। और ये थ्योरी क्या कहती है? This theory says that life evolved in the primitive atmosphere of the earth by reaction in chemicals present at the time। यानी कि उस समय पृथ्वी पे जो रसायन थे उनके अंदर जो भी क्रियाएं हुई उसके माध्यम से जीवन का उद्भव हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड protein could have been formed easily by chemical reaction of elements such as CHON, carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, which combined with one another to form larger molecules such as carbon dioxide, carbon monoxide, water, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन इत्यादि। यानी कि कोई भी जो जीव है उसका जो निर्माण है वो किसी न किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से होगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब मिलके उस जीव का निर्माण करते हैं और उनके निर्माण में मुख्य रूप से 4 एलिमेंट CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन भाग लेते हैं। और इनके आपस में इंटरेक्शन करने से CO2, CO, H2O, NH3, अमोनिया, मेथेन, CH4, हाइड्रोजन, इसलिए इस तरह की चीज़ें बन जाती है जो कि एक प्रिमिटिव स्टेट के अंदर रही होगी, ऐसा इस थ्योरी में कहा गया है। As the water was formed, its vapor along with different gases formed atmosphere as the temperature dropped down. Condensation of water vapors and the gases brought down heavy rains। अर्थात प्रारंभ में जो जल है वो वातावरण के अंदर भाप बन के उड़ता रहता था और जो गर्मी है उसको सोखता रहता था। लेकिन धीरे धीरे जो ही ये कंडेंसेशन की प्रक्रिया है वो बढ़ती गई, लाखों साल लग गए, करोड़ों साल लग गए इसमें। उसके बाद में जो ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से डाउन हुआ, वो जो भाप के बादल थे वो हेवी रेन्स, बहुत मूसलाधार बारिश में, आज तक जो बारिश हम देखते हैं उससे कई हजार गुना तेज वो बारिश हुआ करती थी, उसमें वो बदल गए। द रेन वाटर कलेक्ट इन लो लाइंग एरियाज एंड क्रिएटेड ओशंस। तो यहाँ पे एक बड़े ओशन का निर्माण हुआ। पृथ्वी एक गोला थी और उसके संपूर्ण सतह पे एक ओशन बन गया। द वाटर रिएक्टेड विथ हॉट मेटल्स ऑन अर्थ सरफेस प्रोड्यूसिंग एसिटिलीन गैस दैट फिल्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ। यहाँ पे जो पानी है उसने उस समय की जो पृथ्वी की जो सतह पे जो गर्म जो धातुएं थी उनके साथ क्रिया करके तुरंत एसिटिलीन गैस को मुक्त किया, जिससे पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण बना। सिंपल अमीनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन वर formed by reaction of ammonia with other compounds. Carbohydrates and fatty acid are also chains of carbon, hydrogen and oxygen, CHO। जो मुख्य अपनी ये जो कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड्स है वो बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जबकि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन भी पाया जाता है। यानी कि 3 ऑर्गेनिक एलिमेंट है वो बन गए हैं यहाँ पे। एंड कुड हैव बीन फॉर्म बाय सिमिलर मेथड। तो सेम ये आपस में, यहाँ पे देखो इनको क्या है कि रिएक्शन करने के लिए हॉट टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, तो वो वहाँ पे उपस्थित था।
पानी है वो उनको उनको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारंभिक वातावरण में ये जो वातावरण था वो रेडिएशन वातावरण है जो देखने को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन जितनी भी है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके और H2O में कन्वर्ट हो गई या दूसरे एलिमेंट्स के साथ संयोग करके मिल गई। तो यहाँ शुरुआत में जो ऑक्सीजन है वो बनी लेकिन फिर वो खत्म हो गई। Amino acids possess natural tendency. Amino acid possess natural tendency to form polypeptide chains. देखो अपन जो प्रोटीन पढ़ते हैं उसका जो मोनोमर होता है वो एमिनो एसिड्स होते हैं जो आपस में बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन के द्वारा पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं। तो इनमें ये एक घटना देखने को मिलती है। ये कैसे बनते हैं? अमाइड बॉन्डिंग के द्वारा। And these chains can easily form proteins in suitable atmosphere that were available in the primitive atmosphere of Earth. तो हमने अभी जैसे बात की कि सूटेबल कंडीशंस थी बड़े अणुओं के निर्माण के लिए उस समय, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। तोड़ने वाला एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, जो नहीं होने से वहाँ पे लगातार बड़े मॉलिक्यूल्स के निर्माण वाली सूटेबल कंडीशंस थी जिस वजह से प्रोटीन भी बने। दी लार्जर प्रोटीन ग्लोब्यूल्स फॉर्म प्रोटीन एग्रीगेट्स और माइक्रोस्फीयर, कोएजरवेट और प्रोटोबायोन्ट्स। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्फीयर्स, कोएजरवेट्स और प्रोटोबायोन्ट्स। ये प्रोटोबायोन्ट्स है उनको हम आदिम कोशिका समान मानते हैं। These large protein spheres could grow in size by absorbing protein molecule from the surrounding water and then divide by fission, a primitive method of reproduction। यहाँ यह हम देखते हैं फिजन में, जैसे ये यहाँ से फिजन का अर्थ सिंपल होता है टूटना। तो टूटने से क्या होगा? दो ये एक से दो बन गए, फिर इनमें ये टूटेंगे तो फिर दो से ये चार बन जाएंगे। इस प्रकार ये जो बड़े जो मॉलिक्यूल बनते थे जिनको सिडनी फॉक्स ने माइक्रोस्फीयर्स कहा या किसी कोएसरवेट या प्रोटोबायंट्स के नाम से जाने गए, तो इनमें ये सिंपली किसी भी घटना की वजह से अगर टूट जाते थे तो समान रूप से ये नए अणु के रूप में कार्य करते थे। कोएसरवेट गोज सराउंडेड बाय फैटी लेयर that formed a cell membrane like structure. Such organisms were called eubionts which could reproduce by fission. तो यानी कि प्रोटोबायोन्ट्स है उनके अंदर सिंपली ये एक कार्बोहाइड्रेट और इन प्रोटीन और वाटर के की स्ट्रक्चर देखने को मिलती थी, और इन्हीं में से कुछ एडवांस जो थे उनको हम प्रोटोबायोन्ट्स आदिम जीव के नाम से जानते हैं, जिनसे बाद में यूबायोन्ट्स जैसे जीवों का निर्माण देखने को मिलता है। इनमें फ्यूजन नामक घटना देखने को मिलती है। लेटर एंजाइम्स एंड जेनेटिक मैटर आल्सो इवॉल्व टू मेक रिप्रोडक्शन इजियर। यहाँ देखो अभी तक तो ये टूट रहे हैं, ज़्यादा कोई खास इनके अंदर जेनेटिक मशीनरी रिप्रोडक्शन के लिए डेवलप नहीं हो पाई है। आगे आरएनएस कुड हैव बीन फॉर्म्ड इन हाई एनर्जी एनवायरनमेंट विच कैन आल्सो एक्ट एज एंजाइम, राइबोजाइम, जिसको हम बोलते हैं राइबोजाइम, जो प्रोटीन ये आपके एंजाइम की तरह भी कार्य करता है और जेनेटिक मटेरियल की तरह भी कार्य करता है। अर्लीस्ट जीन्स वर प्रोबेबली मिनरल्स एसोसिएट विथ प्रोटीन्स एंड कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए का लक्षण होता है रेप्लिकेशन और प्रोटीन का लक्षण होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करना। ये दोनों ही गुण इन आरएनएस के अंदर पाए जाते थे जो अर्ली एनवायरनमेंट में उपस्थित थे, जिनको हम वर्तमान राइबोजाइम्स के समतुल्य मानते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर मोर इफिशिएंट कोडिंग मटेरियल and probably evolved later. RNA was perhaps the first genetic material evolved as proposed by Crick and Watson. तो अगर आपको पूछा जाए कि प्रारंभिक आदिम आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो वो आरएनए, और इसको प्रूव किसने किया है? फ्रांसिस क्रिक 1968 में, और दूसरे वैज्ञानिक थे वॉटसन 1986। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये समझाया कि राइबोजाइम्स है उनके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी होने की वजह से ये प्रारंभिक आनुवंशिक पदार्थ रहे हैं। आरएनए मॉलिक्यूल्स हैव also been called known to act as enzyme. DNA is a complex molecule and might have been formed
must later may be by RNA by some kind of reaction as created by reverse transcriptase। अब यहाँ जो ये डीएनए है जिसको हम वर्तमान में आनुवंशिक पदार्थ मानते हैं, प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल मानते हैं, और एक्सेप्शनली कुछ आरएनए वायरसेस को छोड़ के सभी जीवों में डीएनए मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होता है जो रेप्लिकेशन के द्वारा जीवों में जनन की प्रक्रिया को बढ़ाता है। लेकिन कुछ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स जो होते हैं आरएनए से सी डीएनए का निर्माण करते हैं। वो क्या करेंगे, आरएनए है उसके अंदर आरएनए से सी डीएनए बनाएंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का निर्माण करेंगे। तो ये घटना भी हमें देखने को मिलती है। These kind of primitive organisms can be called progenotes, which could be the ancestor of the life। यहाँ पे ये जो जीव है जिनमें प्रारंभिक आरएनए एलिमेंट्स मिल गए हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैटी लेयर है और वाटर इनके अंदर है, और यहाँ पे प्रोटीन से ही इनकी स्ट्रक्चर बनी है और साथ में इनमें आरएनए भी उपस्थित है, और ये प्रारंभिक जनन की प्रक्रियाओं को करने लग गए हैं जिनको हम प्रोजीनोट्स के नाम से जानेंगे। और ये सभी प्रकार के जीवन के प्रारंभिक लक्षण हैं, प्रारंभिक जीव है। दे मस्ट हैव फेड ऑन द ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स। अब देखो इनको भूख भी लगेगी तो ये खाना उसी समुद्र के ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स में खाएंगे, और साथ ही इसी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के द्वारा ये आगे अपने संश्लेषण की क्रियाओं को भी जारी रखेंगे। प्रोकैरियोट्स जिनको हम आदिम कोशिकाएं कहते हैं, सच एज बैक्टीरिया, मस्ट हैव इवॉल्व इन द नेक्स्ट स्टेप। वी हैव फॉसिल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया 3.5 अरब साल पहले हम साइनोबैक्टीरिया के अवशेष है वो ओल्ड रॉक्स में देखते हैं, और फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू इवॉल्व ऑन प्रिमिटिव अर्थ के रूप में हम इनको पहचान पाते हैं। यानी कि सबसे पहले प्रोजीनोट्स बने, उन्होंने बाद में प्रोकैरियोट्स जैसी कोशिकाएं जो बैक्टीरिया आज हम देखते हैं, और उन्हीं में भी जो साइनोबैक्टीरिया यानी नीलहरित शैवाल है उनको हम देखते हैं, करीब 3.5 अरब साल पहले इनका उद्भव हुआ होगा। प्रोकैरियोट्स गेव राइज टू यूकैरियोट्स when DNA got enclosed in a nuclear membrane about 1.6 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि करीब 1.6 अरब साल पहले इन प्रोकैरियोट कोशिकाओं के द्वारा यूकैरियोट्स का निर्माण हुआ, जो आपके प्रथम जो प्रोटिस्ट जीव होते हैं जो अपना प्रकाश संश्लेषण स्वयं कर सकते हैं, इनके उत्पत्ति में भागीदार रहे होंगे। इस प्रकार हमने बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझा है, जाना है कि किस प्रकार प्रारंभिक आदिम वातावरण जिसमें सर्वप्रथम जल का एक बहुत बड़ा महासागर बना, उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ने हॉट वाटर के अंदर क्रियाएं करते हुए, और साथ में जो रेडिएशन था, कॉस्मिक रेडिएशन उसमें हद से ज़्यादा था, तो उन परिस्थितियों में उन्होंने केमिकल इंटरेक्शन करते हुए सबसे पहले कंपाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की रचना की, और उन कंपाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए वो महासागर है वो एक अच्छा मीडियम बना, क्योंकि वहाँ इंटरेक्शन करने के लिए कोई बैरियर नहीं था, और साथ ही हॉट वाटर है किसी भी क्रिया को बढ़ाने में सहयोग करता है। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन थी जो कि मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है, वो भी हाइड्रोजन और अन्य एलिमेंट्स के साथ क्रियाएं करने में खर्च हो गई। तो वहाँ प्रारंभिक स्थिति में इयोबायंट्स जैसी प्रोटोबायंट्स और इयोबायंट्स जैसी स्ट्रक्चर बनी, जिनको हम सम्मिलित रूप से प्रोजीनोट्स के नाम से जाने, और बाद में इनसे प्रोकैरियोट्स जैसी स्ट्रक्चर बनी, और अंत में इनसे यूकैरियोट्स स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। तो इस वीडियो को आप ध्यान से वापस रिपीट भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।